नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद उस पद पर किसको बिठाया जा सकता है या उस पद के लिए किसका चुनाव हो सकता है, यह मामला भी चर्चा में है, गर्म है और इसको लेकर के तरह-तरह की अटकलें, अनुमान लगाए जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे पत्रकारों खास करके सीज़न्ड जर्नलिस्ट जो राजनीति की बारीक समझ रखते हैं, उनको भी यह कहते हुए, लिखते हुए या अपनी बात शेयर करते हुए पाया है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अगले उपराष्ट्रपति होंगे। ज़ाहिर है यहाँ 2-3 सवाल आते हैं, क्या नीतीश कुमार सचमुच में अगले उपराष्ट्रपति होंगे? अगर नीतीश कुमार होंगे तो किन कारणों से और नीतीश कुमार नहीं होते हैं तो उसकी वजहें क्या हैं? नीतीश कुमार के ना होने की स्थिति में कौन-कौन से नाम हैं जो चर्चा में हैं? और उन नामों में से कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर आप यह दावे से कह सकते हैं कि इनके होने के पीछे बहुत सारी वजहें राजनीतिक, सियासी और चुनावी हैं और इनका हो जाना स्वाभाविक है? पहले आते हैं नीतीश कुमार, क्या अगले उपराष्ट्रपति होंगे? क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, वो सवाल ही एक बड़ा पेचीदा सवाल बन गया है और सियासी हलकों में उसको लेकर के भी बहुत चर्चा है। कई जगहों पर आपने बहसें देखी होंगी और कई तरह की राय लोग जता रहे हैं। वैसी पार्टियां जो जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाना चाहती थी, उनके खिलाफ वो मोशन लेकर के आई थीं और वो भी आज उनकी तरफदारी कर रही हैं। जो इम्पीच करना चाहते थे, वो आज जगदीप धनखड़ के लिए पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं। और उनको लगता है कि जगदीप धनखड़ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जबकि उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात को खुल कर के रखा है कि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ रहा हूँ। ज़ाहिर है जिस तरह की स्थितियों में उन्होंने अपना पद छोड़ा है और जब तक वो पहले दिन जो मानसून सत्र का था, काम करते रहे, जिस तरीके से काम करते रहे, उनकी सक्रियता जैसी थी, उसके कुछ ही घंटे के बाद उनके इस्तीफे का आ जाना संशय, सवाल खड़ा करता है और उस पर चर्चा लाज़मी है कि होगी। लेकिन वह पद जो अब खाली हो गया है क्योंकि राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है और प्रधानमंत्री भी उनकी बेहतर सेहत के लिए अपनी शुभकामनाएँ दी हैं, तो उस पद के लिए कौन से व्यक्ति को चुना जा सकता है या कौन-सा राजनेता देश का अगला उपराष्ट्रपति हो सकता है, चर्चा है। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से राज्य की कमान उनके पास है। उन्होंने अपनी साख और अपनी हैसियत इस तरीके से राज्य के भीतर रखी है कि जिस पाले में जाते हैं, सरकार वहीं रहती है। चाहे वो एनडीए का हो या महागठबंधन का हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं, सरकार की कमान उनके हाथ में रहती है और उन्होंने 20 वर्षों में जैसा चाहा है, बिहार में उस तरह का सियासी समीकरण बना करके सत्ता अपने हाथ में रखी है। नीतीश कुमार के साथ दूसरी सबसे ताकतवर बात ये है कि वो 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी और मैं बिहार की सत्ता की बात कह रहा हूँ। अगर 1977 जब से उनकी राजनीति शुरू हुई है, उस समय से लेकर के आज तक यानी कि देखें तो 48 वर्षों का उनका सक्रिय राजनीति का करियर है और उसमें वो केंद्र में भी मंत्री रहे और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 2005 से वो काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 48 वर्षों का सक्रिय राजनीति का करियर बहुत कम लोगों के पास है और इस तरीके से कि केंद्र में मंत्री भी आप लंबे समय तक रहे और 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो सत्ता के भीतर इतने लंबे समय से कोई आदमी बैठा हुआ है, उसकी अपनी एक साख है, उसकी अपनी एक हैसियत है। नीतीश कुमार बिहार में चुनाव के ऐन पहले अपनी इस हैसियत वाली, इस साख वाली और उनके चेहरे से चलने वाली पार्टी की राजनीति वाली स्थिति या जगह छोड़ करके देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे, यह सोच पाना ही नीतीश कुमार को ना समझने के बराबर है। नीतीश कुमार ने जिस सत्ता को, समय को, शब्द को साध करके लगातार अपना पॉलिटिकल करियर निखारा है, जमाया है, बढ़ाया है, उसको अचानक छोड़ करके और बिना किसी कारण से या उसके एवज में जो कुछ भी मिल रहा है, उसकी कोई बराबरी नहीं है, वो उपराष्ट्रपति बन जाएँगे, यह समझ से परे है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे राजनेता और वैसे सीज़न्ड पत्रकार जो कहते हैं कि नीतीश कुमार ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे, किस आधार पर वह बयान दे रहे हैं या अपना अनुमान लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मेरी समझ से परे की बात है।
बिहार में चुनाव हैं और चुनावों से ऐन पहले बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो नीतीश कुमार के कंधों पर हैं, पार्टी लेकर के वही चलते हैं, सीटों की साझेदारी वही तय करते हैं, किस सीट पर किस आदमी को कैंडिडेट बनाना है, यह निर्णय भी उन्हीं का होता है। जेडीयू के भीतर कुछ भी, यानी कि फ्रॉम ए टू ज़ेड जितना कुछ है, उनकी मंज़ूरी और मर्ज़ी के साथ ही होता है। यह सब कुछ छोड़ कर के और वहाँ आकर के बैठ जाना, जिस पद को आप संवैधानिक तौर पर देश के एक बहुत बड़े पद के रूप में देखते तो हैं, लेकिन उसका महत्व, उसकी हैसियत वैसी नहीं है जैसी एक मुख्यमंत्री की होती है। नीतीश कुमार को कभी भी मंज़ूर नहीं होगा। अभी जिस मोड़ पे बिहार की राजनीति है, एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के भीतर, नीतीश कुमार खुद और उनकी पार्टी के भीतर के तमाम नेता एक राय हैं कि इस बार का चुनाव बिहार का 2025 का नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा। और एनडीए क्या अचानक से अपने चेहरे को हटा करके कोई और चेहरा लाने की ज़रूरत या फिर हिम्मत कर पाएगा? क्योंकि ये एक बहुत जोखिम बड़ा फैसला है। नीतीश कुमार बिहार से हट जाएँ और बिहार में किसी और चेहरे को ला कर के आप बिठा दें, उस चेहरे की अहमियत, उस चेहरे की साख, उस चेहरे की समझ ऐसी हो जो नीतीश कुमार के हट जाने की जो खालीपन है उसकी भरपाई कर पाए, मुझे तो कोई दिखता नहीं है। और ये विपक्ष ज़रूर चाहेगा, इसलिए विपक्ष के भीतर कई हलकों से यह बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे और उनके बेटे को यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के विरोधियों को भी उनके प्रति अब सहानुभूति या समर्थन मन में पैदा हो रहा है, उसके कारण सियासी हैं, लेकिन फैसले जो भी होते हैं, वो सिर्फ़ एक ही व्यक्ति के ज़रिए होते हैं, नीतीश कुमार। इसलिए ना तो अपनी साख वहाँ छोड़ेंगे, ना अपना समय गँवाएँगे यहाँ आकर के और ना ही सियासत में जो संभावनाएँ हैं, उसकी वो बलि चढ़ाएँगे। तो नीतीश कुमार तो लाज़मी है कि बीजेपी भले चाहती होगी, वो नहीं चाहेंगे और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता वो यह जानते हैं कि इस बार भी बहुत संभव है कि एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार में उनके बगैर सत्ता को चला पाना या कोई और मुख्यमंत्री बना पाना शायद संभव ना हो, क्योंकि समीकरण ही ऐसे बन जाते हैं। और जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार को दरकिनार करके या नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करके जेडीयू को अपने साथ खड़ा करके लेकर चले जाना किसी के बूते के बाहर की बात है। वो हो ही नहीं सकता है। ना फर्नांडिस कर पाए, ना शरद यादव कर पाए और ना कोई दूसरा नेता पार्टी के भीतर है जो कर पाएगा। जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बना करके 10 महीने के बाद हटा दिया और पार्टी के भीतर कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता पार्टी ने ही नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर के यह फैसला किया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। इसलिए नीतीश कुमार तो नहीं आएँगे। अब सवाल ये है कि बाकी नाम राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, आरिफ मोहम्मद खान, हरिवंश नारायण सिंह। राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा की चर्चा फिलहाल मैं नहीं करूँगा, लेकिन 2 नामों की चर्चा करूँगा, आरिफ मोहम्मद खान और हरिवंश नारायण सिंह। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, राजस्थान चुनाव से ऐन पहले और सतपाल मलिक जैसे जाट नेता के साथ 36 का आंकड़ा जो एनडीए का या प्रधानमंत्री का हुआ था, उसकी काट के लिए और चुनाव में जाट नाराज़गी का कोई नुकसान बीजेपी को ना हो, उस खातिर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया और बीजेपी को इसका फ़ायदा हुआ, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब बिहार में चुनाव हैं और वो जगह खाली है, तो ज़ाहिर है कि आप बहुत हद तक यही सोचेंगे कि बिहार के ही चेहरों को या बिहार के ही चेहरे को इस पद के लिए उचित समझा जाएगा। क्योंकि सियासत और चुनाव यह दोनों अपने लिहाज से ही चलते हैं और इनका जो लिहाज है या इनका जो निर्णय है, वो सियासी और चुनावी फ़ायदे के मुताबिक ही तय होता है। अब हरिवंश नारायण सिंह चूँकि उपसभापति हैं राज्यसभा में और बहुत लंबे समय से 2014 में वो जेडीयू के राज्यसभा सांसद बने, 2018 में वो उपसभापति बने, 2020 में फिर चुनाव हुए, फिर वो उपसभापति बने और पिछले 7 साल का जो उनका अपना करियर रहा है बतौर उपसभापति, उसने साबित किया है कि संसदीय परंपरा, संसदीय मर्यादा और संसदीय कामकाज की समझ इन सब के लिहाज से उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया है। सभी दलों के बीच में समान रूप से सम्मान उन्होंने हासिल किया है और सबके बीच में बराबर का भरोसा उन्होंने पैदा किया है।
तो लोकतंत्र में और संसदीय परंपरा में इस तरह के पद पर जो उपराष्ट्रपति का पद है, जो किसी दल का नहीं होता है और दल के साथ चलने की कोई कोई उम्मीद उससे नहीं की जाती है, ना उसके साथ इस तरह की संभावनाएँ हैं। उस पद पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठता है जो हरिवंश नारायण सिंह की तरह हो, तो बिहार के चुनाव में एक अलग तरह का मैसेज, बिहार के लोगों के बीच में एक अलग तरह का मैसेज जा सकता है। हरवंश नारायण सिंह एक ऐसे व्यक्ति या राजनेता रहे हैं जो जेडीयू जब बीजेपी के साथ था या जेडीयू जब बीजेपी के साथ नहीं था, दोनों स्थितियों में उनकी सेहत पर केंद्र के भीतर कोई फर्क नहीं पड़ा। और 2018 में भी थे, 2020 में भी उपसभापति थे। ना ही नीतीश कुमार ने उनके ऊपर कोई दबाव डाला कि आप बीजेपी से अपना फासला बढ़ाइए और आप जेडीयू के पास रहिए, या फिर आप राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दीजिए या उपसभापति पद छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं रहा। वो उपसभापति तब भी थे जब जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं था और जेडीयू बीजेपी के साथ आया तब भी थे। नीतीश कुमार के बहुत ही भरोसेमंद हैं और बीजेपी जेडीयू के बीच में अगर कोई आज की तारीख में सेतु है, तो संजय झा के अलावा खुद अब हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो 2 व्यक्ति हैं, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो ज़ाहिर है कि पार्टी के बहुत सारे हित जो हैं, उनको साधने की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है और उन हितों को साधने के लिहाज से बीजेपी के साथ उनकी खटपट हो सकती है, अनबन हो सकती है, कहीं जाकर के गतिरोध पैदा हो सकता है, उसको दूर करने और फिर वो सभी गिरह-गाँठ खोलने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, हरिवंश नारायण सिंह की वो भूमिका है। तो दोनों पार्टियों के बीच में वो स्वीकार्य हैं और बिहार के भीतर यह मैसेज जाएगा कि बिहार के एक राजनेता को हमने उपसभापति बनाया, यानी कि जेडीयू जो बिहार में सत्ताधारी पार्टी है, उसके सांसद को यहाँ उपसभापति बनाया या उपराष्ट्रपति बनाया। तो उपराष्ट्रपति के पद पर हरिवंश नारायण सिंह एक नाम है, दूसरा नाम आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। उन्होंने केंद्र की भी राजनीति की है, वो वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और देश के भीतर सभी तबकों के भीतर और सभी दलों के भीतर उनका सम्मान है, उनका अपना एक विश्वास है। और भरोसे के साथ चलने वाले राजनेता हैं। बीजेपी ने उनको गवर्नर तब बनाया है जब बिहार में चुनाव होने हैं। इसी साल जनवरी में वो राज्यपाल बनाए गए। केरल से बीजेपी ने उनको बिहार भेजा बतौर राज्यपाल और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ यह जो नैरेटिव था कि मुसलमानों का भरोसा या मुसलमानों के साथ बीजेपी नहीं चलती है, बीजेपी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, मुसलमान विरोधी है और बीजेपी हिंदुओं का समर्थक पार्टी है। इस नैरेटिव को तोड़ने काटने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और चूंकि वो विवादों से परे हैं, लंबा सियासी अनुभव है, सभी तबकों के भीतर, सभी वर्गों के भीतर उनका बराबर से सम्मान है, इसलिए बिहार के मुसलमानों में यह मैसेज जाएगा कि आरिफ मोहम्मद खान के उपराष्ट्रपति बनने से बीजेपी के बारे में जो है सोचा जाता रहा है कि वो एंटी मुस्लिम पार्टी है, ऐसा नहीं है और बीजेपी भी दावा कर सकती है कि अगर देश का कोई मुस्लिम राष्ट्रपति बना, तो बीजेपी ने बनाया डॉक्टर कलाम को, वाजपेयी जी ने और उपराष्ट्रपति कोई मुसलमान बना तो वह भी बीजेपी ने बनाया आरिफ मोहम्मद खान को। तो मुसलमानों के भीतर एक नैरेटिव तैयार करने या 2 मजबूत तरह के उदाहरण रखने का काम बीजेपी कर पाएगी और आरिफ मोहम्मद खान के ज़रिए बिहार के मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब हो सकेगी। यह आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाने का फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो हरिवंश नारायण सिंह और आरिफ मोहम्मद खान ये 2 ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर के मेरी अपनी समझ सियासत को और सियासत में चुनाव नतीजों के लिहाज से जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं, उसको सामने रखते हैं और कुछ ऐसे केसेस जो पीछे रहे हैं, उनको आप नज़र में रखते हैं, तो एक निर्णय पर आने में आपको सहूलियत होती है। और मैं अगर इस नतीजे पर आ रहा हूँ कि अगर कोई उपराष्ट्रपति हो सकता है, तो बिहार का होगा और बिहार से अगर कोई 2 नाम है हरिवंश नारायण सिंह और आरिफ मोहम्मद खान, यही 2 लोग हैं। इन्हीं दोनों में से किसी एक के नाम पर सहमति बनेगी और इन्हीं दोनों में से कोई एक देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कब बनता है? अब मुझे लगता है मेरा अनुमान कि के.आर. नारायणन 2002 में उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद से कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना। नीतीश कुमार के साथ अगर आप जोड़ के देखते हैं तो कोई राष्ट्रपति का पद नहीं है। राजेंद्र बाबू के बाद कोई भी व्यक्ति बिहार का राष्ट्रपति नहीं बना है। राष्ट्रपति अगर नीतीश कुमार बन रहे होते तब तो बात अलग थी, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए वो बिहार की कुर्सी छोड़ कर के आएँगे, यह संभव ही नहीं है और के.आर. नारायण के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना है।
पहले परंपरा रही, चाहे वो डॉक्टर राधाकृष्णन का हो या ज़ाकिर हुसैन का हो या फिर उसके बाद बहुत सारे जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति बने, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन तक, तो वीवी गिरी। तो यह उपराष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति बनने की परंपरा पिछले 20 वर्षों में नहीं रही है। इसलिए नीतीश कुमार आज की तारीख में उपराष्ट्रपति बना दिए जाएँ और 2027 22 में चुनाव, 27 में फिर चुनाव होंगे। 2027 में फिर उनको राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए लेकर के आए, यह दूर की कौड़ी है। अगर नीतीश कुमार को यह भी कहा जाए कि आप अभी फिलहाल 2 साल के उपराष्ट्रपति बनेंगे और अगले राष्ट्रपति आप बनेंगे, तो यह सिर्फ़ संभावना और उम्मीद के आधार पर नीतीश कुमार इस तरह का बड़ा फैसला लेने संभव ही नहीं है। इस नीतीश कुमार को आप दरकिनार कीजिए और 2 नाम जो मैं कह रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान और हरवंश नारायण सिंह, इन 2 नामों में से किसी एक नाम पर सहमति बनना लगभग तय है और मेरा अपना अनुमान कहता है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को अगला उपराष्ट्रपति होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ कहना है, अपनी राय देनी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखा कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।